अस्सलाम वालेकुम। सो मेक श्योर कि तमाम बच्चे पिछली क्लास से हमें ज्वाइन कर लें। तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर क्लास। सो लास्ट टाइम हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे। 4 में से 3 तरीके पढ़ चुके थे, जिसमें पहले 2 तरीके इस लिहाज से बड़े अहम थे कि वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते थे, विच वॉज सेट-ज़ेफ रूल। तमाम एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए है और हमारे सिलेबस में ये अल्कीन के दोनों एलिमिनेशन रिएक्शंस, अल्कीन की प्रिपरेशन के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये दोनों इसी को फॉलो करते हुए हमने इन्हें किया। नेसेसरी एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी की और बुक वाली भी की, जो एक तरह से 5 ईयर को कवर कर रही थी। तो वो जो इतनी एग्जाम्पल्स उस क्वेश्चन में थी, वही घूम फिर कर इकट्ठी या अलग अलग इम्तिहान में पूछ ली जाती हैं। तो वो हमारा मसला हल हो गया। तीसरा तरीका बड़ा आसान सा था। अल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें एक हाइड्रोजन अगर हम ऐड करें तो वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 बातें, टोटल 3 रिएक्शन थे, लेकिन इस लिहाज से कि बातें 2 थी जो हमने पूरी कर ली। तो अब चौथा और आखिरी तरीका है और अब उसे शुरू करने का वक्त आ गया है मेरे हिसाब से। तो ये तरीका कहलाता है, ये भी आसान सा ही है बहरहाल, ये कहलाता है डीहेलोजिनेशन of vicinal dihalides। अगेन हेडिंग की ही एक्सप्लेनेशन। हमेशा अभी तक जितने भी रिएक्शन पढ़ लिए या प्रिपरेशंस पढ़ी, आपने यही नोट किया कि हमारी हेडिंग में प्रोसेस की डिटेल होती है और वो प्रोसेस किस सब्सटेंस पर हो रहा है उसकी डिटेल। तो मेन रिएक्टेंट कौन है और वो क्या कर रहा है। तो अब हमारा मेन रिएक्टेंट कौन है? विसिनल डाइहैलाइड। अब ये कौन होता है? तो कम से कम डाइहैलाइड में तो कोई इशू नहीं है जिसमें 2 हैलोजन हो। विसिनल का मतलब है करीबी, एडजेसेंट, यानी ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 हैलोजन किस तरह हो कि 2 नेबरिंग कार्बन पर, 2 पड़ोसी कार्बन पर, 2 कंसेक्यूटिव कार्बन पर एक एक हैलोजन हो। यानी ऐसा ना हो कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हो। तो उस सूरत में वो डाइहैलाइड तो यकीनन है क्योंकि उसमें 2 हैलोजन है, लेकिन वो विसिनल नहीं कहलाएगा। विसिनल की शर्त है कि 2 ऐसे कार्बन जो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनमें एक एक हैलोजन हो, एक एक में हो, एक एक में हो, तो वो कहलाते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक हो गई बात। तो अब मेरी शर्त क्या है? मैं ऐसा कंपाउंड इस्तेमाल करूंगा जिसमें 2 हैलोजन हो और दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर हो और वो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, यानी कंसेक्यूटिव कार्बन हो। अगर उनके बीच में गैप आ गया तो भी वो डाइहैलाइड तो है, विसिनल नहीं है। प्रोसेस क्या करना है? डीहेलोजिनेशन। भाई हेलोजिनेशन का मतलब था किसी चीज में हेलोजन का रिएक्शन करवाना, इसमें हेलोजन को ऐड कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना। डीहेलोजिनेशन उसका अपोजिट हो गया, किसी चीज में हेलोजन है उसे रिमूव कर देना। तो यहाँ है ना, 2 हेलोजन है तो हम ये दोनों हेलोजन रिमूव कर देंगे। ये है प्रोसेस। तो सबसे पहली बात, जनरल इक्वेशन लिखते वक्त हमारे लिए जो वर्बल डिस्क्रिप्शन दी है हमने विसिनल डाइहैलाइड की, वो जरा लिख कर हो जाए। ये है एग्जैक्टली द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर all vicinal dihalide. They must contain at least 2 carbon and both of these carbon will contain 1 halogen each.
तो अब ऐसा कोई कंपाउंड एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें 2 हैलोजन ही ना हो। सबसे पहली शर्त हो गई डायहैलाइड हो। और दूसरा, ऐसा कोई कंपाउंड एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें 2 हैलोजन हो, दोनों एक ही कार्बन पर हो, तो वो हमारी कंडीशन को मीट नहीं करता। या 2 हैलोजन अलग-अलग कार्बन पर हैं मगर वो अलग-अलग कार्बन एक दूसरे से दूर हैं, उनके बीच में और कार्बन्स का गैप है, तो वो भी नहीं चलेगा। 2 कंसेक्यूटिव कार्बन लाइक दिस। और फिर जैसे कि मैंने कहा, जो 4 डैश हमने छोड़ दिए, इसका मतलब है उन पे कोई हाइड्रोजन हो सकता है या कोई और कार्बन हो, उनसे फिलहाल हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो जो कुछ भी हैं, वो एज़ इट इज़ प्रोडक्ट में भी चले जाएँगे। तो अब हमारा प्रोसेस है जो आपकी समझ में आ गया। दोनों हैलोजन कंसेक्यूटिव कार्बन पर हैं, अगर ये दोनों रिमूव हो जाएँ, तो इन दोनों कार्बन्स की एक-एक वैलेंसी कम होगी, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आज से पहले जो आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड किया, उसमें भी हम 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स में से एटम्स को रिमूव करते थे। मगर होता क्या था, एक फंक्शनल ग्रुप होता था और एक बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन होता था। अब की दफ़ा आपने ये लॉजिक अपनाई कि दोनों कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर अपना फंक्शनल ग्रुप हैलोजन रखिए और दोनों को रिमूव कर दीजिए। तो भी बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब सवाल ही पैदा हुआ, कौन रिमूव करेगा? कोई ऐसा एलिमेंट जो हैलोजेंस के लिए ज़बरदस्त एफिनिटी रखता हो। ज़ाहिर-सी बात है वो कोई मेटल ही होगा। और ये मेटल जो हमने पिक किया, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और वो है ज़िंक। पाउडर फॉर्म में होता है और इस फॉर्म में इसको कहा जाता है ज़िंक डस्ट। तो अब ये ज़िंक डस्ट जो है, ये डस्ट की फॉर्म में ज़िंक जो है, ये रिएक्शन करेगा और हम इससे दोनों हैलोजन हासिल करेंगे। ये बना लेगा ज़िंक हैलाइड। और जब ये दोनों हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएँगे तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और वो खाली वैलेंसीज़ जैसी पहले थी वैसी अब रहेंगी। जो कुछ भी पहले लगा था वही अब रहेगा। उनसे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। ये बन गया अल्कीन। इस रिएक्शन की आसान बात ये होगी कि इसमें किसी रूल की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं रहेगी कि डबल बॉन्ड उन्हीं दोनों कार्बन्स के बीच में आएगा जिन दोनों कार्बन्स के साथ हैलोजन लगा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मेजर प्रोडक्ट कौन, और एक ही प्रोडक्ट बन पॉसिबल है। तो इस लिहाज से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो अब मैं अगर इसकी पहली एग्ज़ाम्पल लिखूँ, तो मेरे पास ये कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला, जिसके दोनों कार्बन्स के साथ एक-एक हैलोजन है। दैट्स व्हाई इट इज़ विसिनल डायहैलाइड, और इसका नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। रिएक्शन करवाया हमने इसका जिंक के साथ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। तो पाउडर फॉर्म में है इसलिए जिंक डस्ट कहलाएगा। और दोनों क्लोरीन इसके साथ मिले और इन्होंने बना दिया जिंक क्लोराइड। और पीछे दोनों CH2 जो हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि एक एक वैलेंसी दोनों की खाली थी। सो इस तरह हमें मिल गया ईथीन। तो अगर मैं इस्तेमाल करूं ऐसा कंपाउंड जिसमें टोटल 3 कार्बन है और उनमें से फर्स्ट और सेकंड के 2 कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ हैलोजन यानी कि आयोडीन लगा हुआ है, तो दिस इज 1,2 डाई आयोडो प्रोपेन, एंड आई रिएक्टेड विद जिंक। तो इन्होंने बनाया जिंक आयोडाइड, और डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में आ गया। ठीक होगी बात। तो अब एक सवाल ऐसा कर लेते हैं जो मज़ीद हमारी प्रैक्टिस करा दें, और वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे अमूमन एग्ज़ाम वाले फ़ायदा उठाते हैं। तो अब अगर आप इक्वेशन लिख दें फॉर डीहैलोजिनेशन ऑफ 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ट्राई कीजिए इसकी इक्वेशन लिखने की, और देखिए कौन सा अल्कीन बनता है। आसान सी चीज़ है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को हैंड रेस करने की ज़रूरत पड़े।
बस अपने इत्मीनान के लिए खुद लिखें और मैं कुछ सेकंड्स का इंतज़ार करने के बाद मैं भी लिख दूंगा। तो इस तरह हमारे चारों तरीकों की बात पूरी हो जाएगी। सबसे अहम बात, कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि आप 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन बनाएंगे तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, जिसके सेकेंड और थर्ड कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन कम करके हेलोजन लग जाएगा। तो ये है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, और ये आपको नजर आ रहा है इट इज विसिनल डाइहाइड, क्योंकि इसके दोनों हेलोजन दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर हैं जो आपस में अटैच हैं। तो इसलिए जब जिंक इन दोनों ब्रोमीन्स के साथ मिलेगा तो बनाएगा जिंक ब्रोमाइड, और जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये कि जो 2 और 3 कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जहां से आपने ब्रोमीन को रिमूव किया है, सो इट्स सिंपली 2 ब्यूटीन। तो ये हो गए जनाब रिएक्शंस, तमाम अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 4 हमारे पास तरीके थे, चारों हमने आपसे डिस्कस कर लिए। तो ये पहला हिस्सा ख़त्म हो गया, और जैसा कि अब हमें पता है और अल्कीन ने भी यही किया था। अब हम बात करना चाहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम इस अल्कीन में चूंकि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्केन्स तो थे ही पैराफिन्स, अब ये तो पैराफिन नहीं है, और फिर इसमें तो माशाल्लाह डबल बॉन्ड इन कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाता है और इनके रिएक्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन अब अगर हम और समझदारी से जब रिएक्शन पढ़ेंगे अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि ये ठीक है, वो रिएक्शंस हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ही टाइप के हैं। तो पहली जो टाइप है रिएक्शंस की, जिसमें हमें 7 अलग-अलग एग्जाम्पल्स पढ़नी पड़ेंगी, वो हैं इनके एडिशन रिएक्शंस। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर के शुरू में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम लेकर आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन्स के बीच में हो, जैसे कि अल्केन में होता है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जैसा अल्कीन या अल्काइन में होता है तो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। इसलिए जो 7 रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं वो हैं तो एडिशन रिएक्शन, कहने को 7 हैं, पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सातों एक ही पैटर्न के हैं। तो हमें उसे एक रिएक्शन गिनना चाहिए जिसकी 7 एग्जाम्पल्स पढ़ी जाएंगी। तो ये ज़्यादा आसान बात लगेगी हमें जब हम रिव्यू करेंगे, अभी तो नहीं लगेगी, अभी तो आपके लिए वो 7 रिएक्शन है, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना। जब पहली दफ़ा पढ़ लेंगे, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, तो फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये एक रिएक्शन है जिसकी 7 एग्जाम्पल है, और उसी ट्रिक से याद रखेंगे। अच्छा, ये एक हो जाएंगे, अभी फिलहाल उन्हें 7 गिन लेते हैं। फिर इसके बाद इनका एक और रिएक्शन होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरह टोटल 8 रिएक्शंस, जिनकी 2 बड़ी टाइप्स बनेंगी, एक एडिशन और एक ऑक्सीडेशन, वो हमें अल्कीन में पढ़नी है। उसके बाद हम अल्कीन का एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे जो सिर्फ ईथीन का होगा, इसलिए ये टोटल रिएक्शन 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 9 रिएक्शन हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, चूंकि डोमिनेटिंग रिएक्शन तो एडिशन रिएक्शन ही है ना, इसलिए उसी की बात सबसे पहले करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ pi bond, all alkenes show unsaturated
behavior and undergo addition reactions. Their addition reactions are called electrophilic addition reactions. ऑफ अल्कीन्स। हमने कहा ये जो पाई बॉन्ड है इनमें डबल बॉन्ड वाला, उसकी वजह से सारे अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हैं, पहले ही चैप्टर के शुरू में बता चुके हैं। और इस वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इनके एडिशन रिएक्शंस हैं। इन एडिशन रिएक्शंस का खास नाम है और वो नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो अब ये क्या होता है, ये जो लफ्ज आ गया इलेक्ट्रोफिलिक, बड़ा नया नाम है ये, कुछ इसका मतलब पता चले बड़ा अहम है मगर। तो आइए इसी से शुरू कर देते हैं ना बात। तो पहला रिएक्शन है जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम 7 रिएक्शंस पढ़ेंगे, या जो आप 7 अलग अलग रिएक्शन समझकर उन्हें ट्रीट करें फिलहाल, और या फिर ये समझ जाएं कि ये एक ही रिएक्शन की 7 एग्जाम्पल है, ये सब हमारी अपनी मर्जी है। याद हमें बहरहाल करने, चाहे कान इस कान से कान को इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे, जो कहते हैं ना, तो करने हैं बहरहाल। वो तसल्ली करके यूं कर ले, मेरी बात मान के एक ही रिएक्शन है, कहते नहीं 7 रिएक्शन है, वो आपकी मर्जी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions of alkenes. Reactions during which an electrophile attacks on pi bond of alkene and forms a saturated addition product are called ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के पाई बॉन्ड पर अटैक करे और उसके नतीजे में वो एक सैचुरेटेड एडिशन प्रोडक्ट बना दे। देखिए अभी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सैचुरेटेड कहा तो इसका मतलब है उस रिएक्शन के नतीजे में या उस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के नतीजे में पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड रहा तो फिर वो कंपाउंड सैचुरेटेड तो नहीं हो सकता। तो डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड बन गए सारे। और एडिशन प्रोडक्ट का मतलब है वो जो भी चीज अल्कीन से रिएक्ट करेगी वो उसमें एड अप हो जाएगी। एडिशन क्या होता था, आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में सिंपली एड अप होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो इन तमाम रिएक्शंस की खूबी क्या होगी कि अल्कीन किसी चीज से रिएक्शन करेगा जिसका फिलहाल नाम हमने इलेक्ट्रोफाइल रख दिया है, वो भी आपको सबसे पहले यही बताएंगे वो क्या होता है। तो हमारा अल्कीन जिस भी चीज से रिएक्शन करेगा उसके साथ सिंपली एडअप होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी दोनों एक दूसरे में जमा होकर एक चीज बना देंगे और उस चीज की खूबी क्या होगी, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड से हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड बन जाएगा। अब ये कैसे होगा, जैसी बातें तो पढ़ना है, लेकिन चूंकि एक लफ्ज ऐसा आ गया है जो हमारे लिए नया है तो पहले उसकी वजाहत करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, और फिर आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल चीज तो 9th क्लास की है, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने इसे नाम से भी याद रखा हो। डेफिनेशन तो दूर की बात है, हो सकता है हम में से बहुतों तो कहें तो नाम ही हमने पहली दफा सुना है, ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी थी कि थी तो 9th में भी थी, फर्स्ट ईयर में भी, लेकिन याद नहीं रहती, पता नहीं। लेकिन अब ऐसी याद रहेगी कि भूलेंगे नहीं, क्योंकि अब जो भी रिएक्शन हम आगे पढ़ने जाएंगे, भाई अल्केन में तो रिएक्शन समझो थे ही नहीं ना,
अब आगे जितने भी रिएक्शन पढ़ने जाएंगे उनके नामों से पहले या तो ये इलेक्ट्रोफाइल लगेगा या इसका एक भाई है, उसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। तो ये जोड़ी जो है हर रिएक्शन के नामों में लगी होगी, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह अब आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। तो इन्हें, इसकी डेफिनेशन और इसको समझाने के लिए मैं अलग स्क्रीन ले रहा हूँ, फिर वापस यहीं आ जाऊँगा, ठीक है ना? तो ताकि ये ज़हन में रहे कि ये हमारे पास अलग से होना चाहिए कि क्या है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कहानी कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? कहानी शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने फ्री रेडिकल समझाया था। आपको याद है मैंने कहा था, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटते हैं, तभी वो 2 नया बॉन्ड बनाएँगे ना, पुराना साथी छोड़ेंगे तो नए साथी के पास जाएँगे ना। तो जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है। भई जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो यहाँ आयनिक कंपाउंड होना बहुत ही रेयर है। होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आयनिक कंपाउंड नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। ज़्यादातर 99.9% कंपाउंड्स रिएक्शंस में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 एटम आपस में एक-एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें और इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर बना लें। एक डॉट, एक क्रॉस मैंने ए और बी के बीच में बनाया है, जिससे मैसेज किया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अब डॉट ए का है और क्रॉस बी का है, या उल्टा कर लें, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और फिर मैंने आपको रेडिकल वाले खेल में भी यही समझाया था कि ये बॉन्ड टूटेगा तो कोई नया बॉन्ड बनेगा ना, तो हर रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं। अब बॉन्ड टूटने के 2 मोड हैं। एक मोड ये है कि होमोलाइटिक क्लीवेज हो। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है ये बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों एटम अपने-अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएँ। तो उस सूरत में क्या होगा, ए अलग होगा, उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन होगा, बी अलग होगा, उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन होगा। अब चूँकि दोनों एटम अपने-अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुए हैं, ना किसी ने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ना किसी ने किसी से उसका इलेक्ट्रॉन लिया। इस तरह दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, बट दे हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उनकी एक वैलेंसी शॉर्ट हो रही है, तो वो हैं अनस्टेबल। इनको क्या कहा था? रेडिकल्स। atom or group of atoms which contain at least one unpaired electron, which are formed by the homolytic cleavage of covalent bond. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यही बॉन्ड हिड्रोलाइटिक अंदाज से टूटे, और हिड्रोलाइटिक अंदाज क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिल जाए, और ये अमूमन उस वक्त होता है जब दो ऐसे एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने साथ साथ दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी लेकर भाग जाता है। तो ऐसी सूरत में ये क्लीवेज कहलाती है हिड्रोलाइटिक। और इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर बैठता है और दूसरा एटम अपने साथ साथ पड़ोसी का भी इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है। इस तरह ये जो ए है ये इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से कैटाइन बन गया, और जो बी है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने की वजह से एनाइन बन गया। यही बात कही थी, ठीक है ना? अच्छा, अब हम इसमें एक इनपुट दे रहे हैं, वो क्या है? लफ्ज है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से निकला है फॉर नेगेटिव चार्ज। फाइल का मतलब होता है अटैक करने वाला या अट्रैक्ट करने वाला। हाइड्रोफिलिक डिटर्जेंट में पढ़ा था, तो मैंने कहा था ये पानी को अट्रैक्ट करता है या पानी पर अटैक करता है। हाइड्रो पानी के लिए था, फिलिक अटैक करने वाले को या अट्रैक्ट करने वाले को। तो इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी तर्जुमा बना जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पर हमला कर दे, उस पर अटैक कर दे या उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। दूसरे लफ्जों में जो नेगेटिव चार्ज से जाके मिल जाए, खत्म हो गई बात। अब उसे आप अट्रैक्शन कहें या अटैकिंग कहें, बहरहाल वो नेगेटिव चार्ज की तरफ भागता है हमेशा। तो इलेक्ट्रोफाइल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which can attack or attract negative charge। अब आप बताइए, जो मैंने हिड्रोलाइटिक क्लीवेज से बनाए हैं दो, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा? हमने कहा सर ये तो बहुत आसान सी बात है,
भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, या जो नेगेटिव चार्ज पर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा ना, तो सर ये करेगा पॉजिटिव चार्ज जो कि कैटाइन है ना, ये करेगा इसको अटैक। हमने कहा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है तो इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर भी होता है, इसलिए इसका नाम बना दिया न्यूक्लियोफाइल। आपके मुंह से हंसी निकल गई, नहीं निकली? चले मैंने आपकी तरफ से कह दिया। सर ये क्या आसान चीज को ऑर्गेनिक वाले मुश्किल मुश्किल बनाते रहते हैं। अरे बाबा ये कैटाइन है, वो एनाइन है, आप साफ साफ कह दीजिए कैटाइन का नया नाम आ गया है इलेक्ट्रोफाइल, एनाइन का नया नाम आ गया है न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक वाले अपनी डेढ़ की मस्जिद बना रहे हैं, उन्होंने कहा है हम नए नाम रख लें। तो यही मतलब है ना, साफ नजर आ रहा है। ए के ऊपर प्लस चार्ज है तभी तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और बी पे नेगेटिव है तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो आपने इस निस्बत से कि जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे वो न्यूक्लियोफाइल और जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करे वो इलेक्ट्रोफाइल। और ये बनते कब हैं? जब कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज से टूटता है। अब इत्तेफाक की बात है कि हम इन्हें कैटाइन एनाइन के नाम से जानते हैं, तो ये कैटाइन एनाइन हो गए। हमने कहा आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये इतनी आसान बात होती तो फिर क्या बात थी? तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि नया नाम खामखा में डालने की, हम कैटाइन एनाइन पे भी खुश हो जाते। तो अभी पूरी बात नहीं हुई, अब गौर से सुनिएगा। जी हाँ, तमाम कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। तमाम एनाइन न्यूक्लियोफाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड नहीं होते, तो ये कैटाइन एनाइन कैसे बन जाते हैं? ये इस तरह बनते हैं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज से टूटता है तो ये कैटाइन और एनाइन बनते हैं, और इनके नाम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी हैं। ये नया नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि अब हम आपको असल बात बता रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल है एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन अटैक और अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। अब गौर से सुनिएगा मैंने क्या लिखा। इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। जी हाँ, ये है असल बात, जिसकी वजह से एक नया लफ्ज क्वाइन करना पड़ा। इलेक्ट्रोफाइल में हर वो एटम और एटम्स का ग्रुप आएगा जो कैटाइन हो। वो तो फिर ऑब्वियस है ना, जो कैटाइन है वो नहीं अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो फिर और कौन अट्रैक्ट करेगा? लेकिन ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब आपको परेशानी हुई, आपने कहा अगर ये न्यूट्रल कोई चीज है जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये कैटाइन तो नहीं कहलाएगा। ये क्यों करेगा भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट? एक न्यूट्रल चीज को क्या जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की? ये आ गई ट्विस्ट। तो सारे कैटायन इलेक्ट्रोफाइल थे, वो अपनी जगह पे बिल्कुल थी। उनके साथ कुछ ऐसी चीजें भी इलेक्ट्रोफाइल हैं जो न्यूट्रल हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोफाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्पीशीज और ऑल दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर ईदर कैटाइन और न्यूट्रल, बट दे कैन अट्रैक्ट और अटैक द इलेक्ट्रॉन्स द नेगेटिव चार्ज। अब सिर्फ ये परेशानी रह गई, एक न्यूट्रल चीज को क्या पड़ी कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे? हम वो पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? वो हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन के चैप्टर में। तीसरा हाइड्राइड था कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, अगर हमें याद आ जाए। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की डेफिनेशन की पहली लाइन थी कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A आर अनस्टेबल। याद है क्यों अनस्टेबल है? फिर मैंने ये पूरी तकरीर सुनाई थी और खासतौर पर कहा था ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो डेफिनेशन ऐसी लिखेंगे, इनऑर्गेनिक वाले कभी नहीं पूछते। ये आज के दिन के लिए समझाया था, गौर से याद करते हैं। कौन सी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात है, दोबारा कर लेते हैं ना भाई। ग्रुप 3A का कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे है बोरॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। ग्रुप 3 है ना भाई, तो 3 ही होंगे। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किससे? हाइड्रोजन से। तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ होंगे भाई? 3 ही होंगे, जाहिर सी बात है। जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। ये क्या बन गया था? BH3। हमने कहा था ये अनस्टेबल है। क्यों? नजर आ रहा है आपको? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये ना सिर्फ बोरॉन बल्कि पूरे ग्रुप 3A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको ये डिसएडवांटेज होगा कि चूंकि उनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो 3 उनके इलेक्ट्रॉन, 3 दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। किसी भी सूरत में इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड कहलाते थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर आपको याद हो, इनका एक ऑर्बिटल खाली है। तो अगर ये BH3 बन गया फिर भी बेचैन है,
अब ये क्या चाहता है भाई, तू क्यों बेचैन है? वो कह रहा है मेरा एक ऑर्बिटल खाली है, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मेरे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तब मुझे सुकून आएगा, तब मैं नोबेल गैस बनूंगा। तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल BH3, इसी तरह इसका और दूसरा पार्टनर AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब ये न्यूट्रल BH3 इलेक्ट्रॉन पर हमला करने के लिए बेचैन है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाली ऑर्बिटल भरना चाहता है न्यूट्रल, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे क्या, इलेक्ट्रॉन के जोड़े पे हमला करना चाहता है। इट इज लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ताकि ये पेयर यहाँ आए और ये उससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अपने आप को नोबेल गैस में कन्वर्ट कर ले। और यही करता था, हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में पढ़ा था कि BH3 इलेक्ट्रॉन का पेयर हासिल करने के लिए ग्रुप 1A के हाइड्राइड से रिएक्शन करते थे और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते थे। तो इसका मतलब है हर वो कंपाउंड जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करेगा बावजूद इसके कि वो न्यूट्रल है, ताकि अपने ऑर्बिटल को पूरा भर सके, और ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गए? इलेक्ट्रोफाइल हैं तमाम कैटाइंस, वो तो है ही हैं, उन पे तो कोई शक ही नहीं है, और ऐसे तमाम एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल। उन्हें आपने कब पढ़ा था? उन्हें आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में इन फर्स्ट ईयर। आपसे कहा था कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? कैटाइन और एनाइन। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? रेडिकल्स। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? अगर आपको याद आएगा तो फर्स्ट ईयर में ये बात कही थी और 9th में भी कही थी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो 2 एटम बनाते हैं, उनमें से एक के पास खाली ऑर्बिटल होता है और एक के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है। खाली ऑर्बिटल वाले को आप एक्सेप्टर कहते थे और इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर वाले को आप डोनर कहते थे। ये एक नाम था। और दूसरा नाम क्या है? जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो अब पूरी बात हो गई एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन अटैक और अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कैटाइन है, और न्यूट्रल है तो कौन है? जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो मैं न्यूट्रल वाले के साथ ब्रैकेट में लिख दूं एन एटम और ग्रुप of atoms with empty orbital। तो वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और इसी तरह दूसरी चीज, अब खुद ब खुद बन गई बात, दूसरी चीज हो गई न्यूक्लियोफाइल। अभी तो उसका तस्करा नहीं आ रहा है, आगे रिएक्शंस में उसका भी नाम आ जाएगा, तो अच्छा है आज दोनों ही सुन लें। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो गया एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which can attack or attract पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम फिलहाल न्यूक्लियस से निकला है, विच इज पॉजिटिव चार्ज। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन अटैक और अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए भी कहा जाएगा इट मे बी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब है कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप नोटिस करें तो जब मैंने ये हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज की है, तो 2 बातों की वजह, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। जब कोई चीज हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज के जरिए अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ती है, तो उसमें से एक बनता है ऐसा एटम जिसके ऊपर प्लस चार्ज भी आ गया, और अगर आप नोटिस करें चूंकि आपने उसका इलेक्ट्रॉन उससे छीन लिया है, तो उसका ऑर्बिटल भी खाली हो गया। दूसरी जानिब जो दूसरा बना है, जिसको मैंने न्यूक्लियोफाइल कहा, उसको न्यूक्लियोफाइल कहने की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। वो नेगेटिव चार्ज भी है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर भी आ गया। कैसे आ गया? एक तो उसका अपना ही इलेक्ट्रॉन था, एक उसने पड़ोसी से छीन लिया, तो एक जो पेयर बना है वो पेयर उसका अपना हो गया। तो इस लिहाज से ये न्यूक्लियोफाइल इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
और ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर सकता है, और इसलिए भी है कि इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ए इलेक्ट्रोफाइल इसलिए भी है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इसलिए भी है कि उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये इस लिहाज से जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं ऑर्गेनिक में, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अक्सर औकात बनेंगे, ठीक है ना, या रेडिकल बनेंगे या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। तो अब ये बार बार इनका तस्करा आएगा, तो अब इस पूरी स्लाइड को हम अपने रेफरेंस के लिए संभाल के रखेंगे, बार जब भी तस्करा आएगा तो हम आपको याद दिला देंगे। अब यहाँ आ जाइए। इस लिहाज से अब अगर मैं इन तमाम, मैंने दावा किया कि ये हैं तो 7 रिएक्शन, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि सातों एक ही पैटर्न पर हैं, तो मैं तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक जनरल पैटर्न में लिख सकता हूँ, और वो जनरल पैटर्न इस डेफिनेशन को समझाएगा इस तरह। सो वी हैव अल्कीन। अच्छा, अब हम आपको कहना चाहते हैं कि कहाँ से आएगा इलेक्ट्रोफाइल। अकेला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ये अभी बता दिया कहाँ से आएगा। आप कोई ऐसी चीज उठाकर लाइए जिसमें दो एटम्स या एटम्स के ग्रुप ने आपस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो। एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, ताकि दोनों का बॉन्ड हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज से टूटे, तो एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमने कहा ओके, हम कोई ऐसी चीज लाएंगे जिसे जब हम ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम अमूमन ये करते हैं कि कैटाइन से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके प्लस के ऊपर सर्किल बना देते हैं, इसी तरह इसके माइनस के ऊपर सर्किल। So this compound is composed of an atom with partial positive charge and an atom with partial negative charge, which when decompose or dissociate becomes electrophile nucleophile. तो अब ये ए बी जब हमारे डबल बॉन्ड वाले अल्कीन पर ऐड होंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और जो दो नई वैलेंसियां खाली होंगी उसमें से एक पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, एक पर न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप हमारी डेफिनेशन को चेक कर लें, ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि दो चीजें एक दूसरे में ऐड हुई हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, और डबल बॉन्ड खत्म हो गया, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इसलिए ये एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट है जो एडिशन रिएक्शन के जरिए आया है। हाँ, अब आखिरी एक छोटी सी बात जो हर बच्चे के जहन में आएगी वो ये कि सर रिएक्शन में तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही ऐड हो गए हैं, तो आपने इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है। तो असल बात ये है कि अटैक या रिएक्शन को इनिशिएट इलेक्ट्रोफाइल ने किया है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पर हमला हुआ है और पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमला करके बॉन्ड तोड़ता है और उससे न्यूक्लियोफाइल को भी जगह मिलती है, तो वो महज आकर वहां बैठ जाता है। तो चूंकि रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनिशिएट होता है, इसलिए नाम इलेक्ट्रोफाइल का आता है। अच्छा, अब ये मैंने जस्ट एक पैटर्न शो कर दिया। अब मैं जो 7 एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा उन सब में क्या होगा, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कौन यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट में है, कौन ए है कौन बी है, और आप सिंपली वही ऐड करते जाएंगे। इस लिहाज से रिएक्शन सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो टोटल 7 एग्जाम्पल्स इसकी हैं जिन्हें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो अब एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो इनकी कैटेगरी ए ये कहलाती है एडिशन ऑफ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर का मतलब है जिनका न्यूक्लियस सेम हो, न्यूक्लियस सेम होने का मतलब है जो एक ही एलिमेंट के हो। मसलन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है उसमें दो एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। तो अगर सेम एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सेम एलिमेंट के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो होमोन्यूक्लियर कहलाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम अगर मॉलिक्यूल बनाए तो वो हिड्रोन्यूक्लियर कहलाते हैं। तो हमारे 7 में से दो एडिशन इस लिहाज से बड़े आसान हैं कि उसमें दो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। तो उसमें ये तो गड़बड़ी नहीं आएगी ना कि ए कौन है और बी कौन है, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 2 रिएक्शंस होमोन्यूक्लियर हैं और बाकी के 5 हिड्रोन्यूक्लियर हैं। तो एडिशन ऑफ हिड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो एग्जाम्पल 3 कह लें आप, अगर गिनती एक कंटिन्यूस लिखनी है तो इसमें आता है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, उसमें आता है एडिशन ऑफ
HOX, ये कहलाता है हाइपोहेलुअस एसिड, सबकी तफसील आगे आएगी। फिर पांचवा है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर। छठा है एडिशन ऑफ वाटर, और सातवां है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक एक करके सबको पढ़ना है, सबका पैटर्न एक जैसा होगा, लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है अलग अलग एग्जाम्पल हैं तो थोड़ी थोड़ी डिटेल हर एक में हमें शेयर करनी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, पहली दफ़ा पढ़ते वक्त तो आप समझें 7 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आप दोबारा इसे रिवाइज करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इसमें बहुत सारा हिसाब किताब सिमिलर है, तो आई कैन कंसीडर इट वन रिएक्शन विद 7 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। बहरहाल तो ये हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट रिएक्शन से शुरू करेंगे और इस पर बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे ख्याल में वेडनेसडे के दिन हमारा टेस्ट आ रहा है, तो ज़रा उसके बारे में आपसे बात कर ली जाए। तो वेडनेसडे का जो टेस्ट है उसमें हम ऑब्वियस सी बात है पिछले टेस्ट के बाद वाली चीज़ें पढ़ेंगे और बड़ी अहम, क्योंकि अब वो रिएक्शंस हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स कंप्लीट, इसका मतलब है अल्केन्स के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके सारे रिएक्शंस, उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस भी हमने लिखवाई थी, सब चीज़ें। और केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स में टिल ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो अभी हमने इसके रिएक्शंस शुरू कर दिए और उसमें जो कुछ भी आपसे कहा है ये शामिल नहीं है। तो ये जो हमने आज आकर चौथा मेथड पढ़ा था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइट, वहाँ तक हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। और तरीका वही होगा कि देयर विल बी वन पेपर फॉर एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज का पेपर आपसे शेयर करेंगे और एक थ्योरी का करेंगे। वो थ्योरी वाला पेपर आपको लिखकर हमारे बताए हुए ईमेल एड्रेस पर अब भेजना होगा, वो आपको पेपर के साथ बता दिया जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। और कोशिश कीजिएगा जो कुछ मैंने लिखवाया है उसमें से तैयारी करनी है, इसके कोई नोट्स नहीं दिए हैं, ना हो सकते हैं। इसमें इक्वेशंस और एग्जाम्पल्स बनानी होती हैं, ये समझो न्यूमेरिकल की तरह की चीज़ है, इसलिए सब कुछ जैसे मैं लिखा रहा हूँ एज इट इज़, बस उसी को देखना है, इधर उधर किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ये आज की स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर लेंगे, उसमें ये टेस्ट टॉपिक भी आ जाएंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो टेस्ट टॉपिक्स क्या हैं।